हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैंने इन 20 प्रश्नों में उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो कईयों बार बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं, कईयों बार रिपीटेड वाले क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिया है। आपको इन सारे क्वेश्चन को 16 फरवरी से पहले अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन जो है वो छूटे ना, आप सभी क्वेश्चन को करके आएँ। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उनको देखते हैं और आपको सभी को नोट करते हुए चलना है। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो इस बार OMR पर 20 क्वेश्चन आपको भरने रहेंगे। 20 क्वेश्चन का जवाब आपको OMR सीट में जो है वो देना रहेगा। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, आपको सभी को नोट कर लेना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि करुण रस का जो अस्थाई भाव है वो क्या होता है। ऑप्शन पहला है हास्य, दूसरा है शोक, तीसरा है उत्साह और चौथा है रौद्र। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम पूछे जाएंगे, तो आपको इनको तैयार कर लेना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको जो है याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है, दूसरा प्रश्न कि वीर रस का अस्थाई भाव जो है वो क्या होता है। हास्य, शोक, उत्साह या रौद्र। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है वो उत्साह होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्साह। तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है। ये आपको याद रखना है। ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। और फिर ये है, तो मैंने इधर बताया वीर रस का, करुण रस हो गया, वीर रस हो गया, और फिर बता रहा हूँ हास्य रस। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य ही होता है। इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने 3 रस बताए, कौन कौन सा। एक बताया आपको करुण रस, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। दूसरा है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। तीसरा है हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास्य होता है। ये तीनों आपको प्रश्न जो याद रखना है। ये तीनों प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, और एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही आना है अस्थाई भाव से। एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा, आपको याद रखना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, अब समास से क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन समास से भी आएगा बोर्ड एग्जाम में, एक प्रश्न। तो दशानन में कौन सा समास। ऑप्शन पहला है बहुव्रीहि, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है कर्मधारय समास। इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो दशानन में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको याद कर लेना है। तो समास से एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा आपके, समास से। फिर इधर मैंने बताया दशानन, इधर आया है गजानन। गजानन में कौन सा समास है, तो उसमें भी बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको इसको जो है याद रखना है। तो एक क्वेश्चन आना है तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको छोड़कर नहीं आना है प्रश्न को। फिर ये है छठा प्रश्न, ये है कि जो पीताम्बर है उसमें कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर पहला बहुव्रीहि, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है द्विगु, चौथा है कर्मधारय समास। इसका भी ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल बहुव्रीहि समास है। इसका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि पाप और पुण्य में कौन सा समास है। इधर पाप लिखा फिर आगे डैश लगा पुण्य। तो जब भी आप इसका विग्रह मतलब इसको खोलें, यानी अगर इसका अर्थ और आ जाए, बीच में अगर और आ जाए या का आ जाए, और अगर आ रहा है, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे पाप पुण्य लिखा है, इसका क्या अर्थ निकाला, पाप और पुण्य होता है। तो अगर और आ जाए किसी, मतलब अगर वाक्य में या शब्द में अगर और आ रहा है, जैसे पाप लिखा है, जब इसको पूरा एक वाक्य बनाएंगे तो पाप और पुण्य बन जाएगा ना, और बीच में आ रहा है। तो अगर विग्रह करने पर और आ जाता है तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल कट हो जाएगा। पाप पुण्य में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। अगर और आ रहा है तो वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर है माता पिता, तो इसमें भी और आ रहा है, माता और पिता होता है, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी द्वंद्व समास ही हो जाएगा। तो विग्रह अगर करें, विग्रह मतलब अगर इसको खोलें, अगर इसका अर्थ निकालें, तो अगर बीच में और आ गया तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। ये आपको जो है याद रखना है। चलिए देश विदेश, तो आप जब इसका विग्रह करेंगे, इसका अर्थ निकालेंगे, तो बीच में आ रहा है देश और विदेश, यानी बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है।
तो जहाँ भी और आएगा तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन जो है याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश विदेश हो गया। चौराहा, तो चौराहा है, अगर इसका अगर हम अर्थ निकालें तो क्या निकल के आता है, चौराहा का मतलब होता है चार राहों का समूह। तो अगर आप किसी शब्द का अगर विग्रह करें, उसका अगर अर्थ निकालें और उसमें अगर समूह आ रहा है, समूह अगर आ रहा है तो वहाँ पे द्विगु समास होगा, ये भी आपको याद रखना है। अगर और आए तो द्वंद्व, और अगर उसका विग्रह करें, अर्थ निकालें और अगर उसमें समूह आ गया तो वहाँ पे द्विगु समास होता है, द्विगु समास, ये आपको याद रखना है। जैसे चौराहा का मतलब क्या हुआ, चार राहों का समूह, तो इसमें समूह आया तो ये द्विगु समास हो जाएगा। तो जहाँ भी समूह आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जैसे और भी एग्जाम्पल देखते हैं, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, तो इसमें भी द्विगु समास हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ समूह की बात होगी वहाँ पर द्विगु समास होगा, ये आपको जो है याद रखना। ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर तिरंगा, तो तिरंगा क्या होता है, 3 रंगों का समूह होता है, यानी इसमें भी समूह की बात हो रही है। तो यहाँ भी कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। और अगर ये क्या हो गया, द्विगु समास हो गया, तो ये आपको जो है याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है कि चरण कमल, तो चरण के समान कमल, तो यहाँ पे क्या आ गया, के समान, तो जहाँ पर ऐसा कुछ भाव आए तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। चरण कमल, चरण के समान कमल, तो यहाँ पे कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। नील गगन, तो यहाँ भी नील गगन में भी वही समास हो जाएगा। तो 13वें का भी जो है वो कर्मधारय समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वही कर्मधारय समास। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास। ये आपको जो है याद रखना है। फिर अगला प्रश्न है कि अली जो होता है वो किसका पर्यायवाची होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अली किसका पर्यायवाची होता है, भौरा, मोर, सर्प या हाथी। ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अली होता है वो किसका पर्यायवाची होता है, भौरे का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, यानी अली भौरे का पर्यायवाची होता है। इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, या इसको आपको टिक कर लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। फिर अगला प्रश्न है कि पुष्कर जो है वो किसका पर्यायवाची है। पुष्कर जो है वो किसका पर्यायवाची, भौरे का, तालाब, जल या हाथी। तो पुष्कर हम तालाब को कहते हैं, तालाब को। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तालाब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न ये कि आगंतुक जो है वो किसका पर्यायवाची है, आगंतुक। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन पहला है भौरा, दूसरा है तालाब, तीसरा है जल और चौथा है अतिथि। तो आगंतुक हम अतिथि को ही कहते हैं, ठीक। तो ये अतिथि का क्या है, पर्यायवाची है आगंतुक। तो इसको भी आपको जो है याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं। तो पंकज हो गया, सरोज, राजीव, अरविंद होता है, लेकिन सरोवर जो है इसका पर्यायवाची नहीं। पूछा कौन जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो जो सरोवर होता है, किसका होता है, ये तालाब का पर्यायवाची होता है। बाकी पंकज हो गया, सरोज हो गया और अरविंद हो गया, ये किसका पर्यायवाची है, कमल का। और पूछा नहीं है तो सरोवर नहीं है, बाकी तीनों हैं। ऐसे भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा, आपको देख लेना है। फिर प्रश्न ये है कि सोठा किसके विपरीत होता है, किसके विपरीत होता है, यानी किसका उल्टा होता है, रोला का कि दोहे का कि रोला और दोहे का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोहे का उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोहा। तो इसको भी आपको याद रखना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, दोहा। इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये मतलब सोठा जो होता है वो दोहे का उल्टा होता है। चलिए 19वां प्रश्न, अगला प्रश्न, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो कुल 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4। और कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में जो है लिखा है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सॉरी, पूछा कितनी मात्राएं होती हैं, तो कितनी मात्राएं होती हैं, 24 होती हैं। ये आपको जो है याद रखना, 24 मात्राएं होती हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न है कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपको पता है दोहा के पहले और तीसरे चरण में, पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो मात्राओं को भी आपको जो है याद रखना है। तो इस तरीके से। और फिर है कि सोठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपको पता है कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 होती हैं और जो सोठा होता है दोहा का उल्टा होता है, तो इसलिए इसमें क्या होंगी, 11-11 मात्राएं होंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसको भी आपको जो है याद रखना, ऑप्शन नंबर पहला जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे
तो ये आपको जो है याद रखना। तो ये थे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है।